हाँ जी स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आज का टॉपिक है मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड किस में बदल गया? लिक्विड में। लिक्विड किस में बदल गया? गैस में। डबल एरो का मतलब है कि सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को हम दोबारा से सॉलिड में बदल सकते हैं। लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। अब देखिए कैसे। जैसे बर्फ है, बर्फ को मैंने फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया तो वो पिघल के क्या बना देगी? लिक्विड। अब इस जल को मैं गर्म करूंगी तो वो क्या बना देगा? भाप। अब भाप को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर मैंने प्लेट दे दी, भाप बाहर नहीं जाने दी। प्लेट दे दूंगी तो जो भाप के मॉलिक्यूल्स है वो प्लेट के साथ टकरा के दोबारा से बीकर में जाने शुरू हो जाएंगे, तो गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब इसी जल को अगर मैं दोबारा से फ्रिज में लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? सॉलिड, मीन्स बर्फ। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर so that its bulb is in contact with the ice। आपने 150 ग्राम आइस को एक बीकर में लेना है और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लगाना है ताकि जो उस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आइस के साथ कांटेक्ट हो सके। ये बीकर था, बीकर में मैंने 150 ग्राम अबाउट आइस ली, इसमें मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर के जो नीचे बल्ब लगा हुआ है वो इस बर्फ के साथ अटैच होना चाहिए। अब मैंने बर्नर को जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, बर्नर जलाया तो जो बर्फ है पिघलना शुरू हो जाएगी। मैंने थर्मामीटर से तब की रीडिंग नोट करनी है जब बर्फ पिघलना शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने तब की रीडिंग नोट करनी है जब ये सारी की सारी जो बर्फ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जल में। देखिए अब ये सारी की सारी जो बर्फ थी किस में कन्वर्ट हो गई? जल में, वाटर में। मैंने थर्मामीटर से नोट कर ली रीडिंग कि कितने टेम्परेचर पे सारी की सारी जो आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट होगी। अब मैंने एक रॉड ली, उस रॉड से मैंने इस पानी को लगातार, जल को लगातार हिलाते रहना है। तब तक हिलाते रहना जब तक कि ये भाप बनना शुरू ना कर दे। जब ये भाप बनना शुरू करेगा तो मैंने थर्मामीटर से तब की रीडिंग भी नोट कर लेनी है। देखिए, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। कम आंच पर हमने बीकर को गर्म करना शुरू किया था। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। हमने उस टेम्परेचर को नोट किया जब जो बर्फ थी वो पिघलना शुरू हुई थी अभी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। कन्वर्टेड इनटू वाटर, उस टेम्परेचर को भी आपने नोट करना है जब सारी की सारी जो बर्फ थी पिघल के जल में परिवर्तित होगी। पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। आपने ग्लास रॉड लेके उस जल को तब तक हिलाते रहना है जब तक कि वो बॉइलिंग, उबलना शुरू ना कर दे। कीप केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ वाटर हैज वेपराइज्ड। आपने थर्मामीटर के ऊपर अपनी रीडिंग जो है नोट करते रहना है जब तक कि ज़्यादातर जो जल है वो वेपोराइज ना हो जाए, कि उसकी भाप ना बन जाए। यू ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड दे मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड। आपने देखा होगा कि जो सॉलिड है टेम्परेचर के बढ़ने पर उनके जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण जो सॉलिड है कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लिक्विड में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बर्फ़ को मैं सीधा कमरे में रख दूंगी तो वो जल्दी नहीं पिघलेगा, लेकिन अगर उसको मैं गैस पे रख के गर्म करूंगी तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ज़्यादा होने के कारण जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। अगर सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। अगर पूछा जाए कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, कि इट इज द दैट प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस, देन इट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया इवेपोरेशन। द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन। कि जब जो लिक्विड है अपने बॉइलिंग पॉइंट से
कम तापमान पे जल्दी इवेपोरेट हो जाए। जैसे वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। देखो इवेपोरेशन बच्चे क्या होती है, जब मैं गर्मियों में कपड़े हम धो के सुखाते हैं तो आधे घंटे तक जो कपड़े हैं वो सूख जाती हैं, लेकिन अगर हम सर्दियों में कपड़े धो के छत पे सुखाएंगे तो कम से कम उनको कई बार तो 2 दिन भी लग जाते हैं। इवेपोरेशन का मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, हमारे क्योंकि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब हम गर्मियों में छत पे कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उन कपड़ों में से भाप बन के जो है बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जब भाप बन के आपने देखी होगी तो मीन्स वो क्या होता है कि जो वाटर होता है कपड़े में वो इवेपोरेट होके बाहर जाना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और इसके द्वारा जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, तत्व है, इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आ गया सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राई अप वी सेपरेट देम आउट। अगर मैं गीले कपड़ों को इकट्ठा करके रख दूंगी तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर मैं उनको अलग अलग करके डालूंगी छत पे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपको दूध मिला कप में तो मम्मा बोलते बच्चे जल्दी से ठंडा करके पियो, जल्दी से इसको पियो, स्कूल जाने का टाइम हो गया, ये है वो है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप उस दूध को कप में पियोगे तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अगर आप उस दूध को प्लेट में डाल लोगे तो प्लेट में इसको सरफेस एरिया प्लेट का बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या हो गया, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो जो जल्दी है दूध जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इस कारण सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ जो होता है वो इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ गया इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे गर्मियों के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। मीन्स आपने देखा होगा कई बार हम जब छत पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या हम गली में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पानी छिड़का देते हैं। पानी छिड़काने के साथ क्या होगा कि तापमान बढ़ने के कारण जो इवेपोरेट पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होगा तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि उनके जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन जो होती है ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी लाइक रेनी डे। वायु ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायु की नमी, वायु में नमी, ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में जो वायु होती है, जो एयर होती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण इवेपोरेशन कम हो जाएगी, लेकिन ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी मीन्स टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। देखो अगर हम गर्मियों में पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर मैं सर्दियों में पोछा लगाऊंगी तो वो जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि एयर में तो पहले ही ह्यूमिडिटी क्या थी, ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर मैंने कपड़े डाल के आई हूँ छत पे तो हवा चल रही है, ठीक है, हवा की स्पीड होने के साथ जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन की जो दर है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन कारण ठंडक महसूस होती है। The particles of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation। जो particles होते हैं लिक्विड के वो दोबारा से उस ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं जो कि इवेपोरेशन के कारण उनकी लॉस हो गई होती है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को जिसके द्वारा जो आसपास से जो ऊर्जा है सोखी जाती है उसके कारण जो हमें आसपास का वातावरण है वो ठंडक महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे हम अपने नेल पे नेल पेंट लगाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जब जो नेल रिमूवर होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन को अगर हाथों में लगाएंगे तो इसमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो आसपास से वातावरण से क्या होता है,
हीट जो है सोख लेता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और हमें थोड़ी ठंडक महसूस एसीटोन से होना शुरू हो जाती है। नेल पेंट भी लगाए तो हमारे नेल्स पे ठंडक महसूस होती है ड्यू टू इवेपोरेशन कारण। नेक्स्ट आ गया, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी इवेपोरेशन, क्योंकि जो सूती कपड़ा है वो वाटर का गुड एब्जॉर्बर है। आपने देखा होगा गर्मियों में जब लाइट चली जाती है तो हमने अगर सूती कपड़े डाले होते तो हमें कुछ पसीना आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब फैन चलता है, लाइट आती है, फैन चलता है, तो उसी वक्त जो पसीना है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे शरीर को थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अगर हमने गर्मियों में रेशमी कपड़े पहने हो तो उसके कारण जो रेशमी कपड़ा होता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, बैड ऑब्जॉर्बर है वाटर का, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें जो ठंडक महसूस नहीं होगी, इवेपोरेशन भी उसमें से जल्दी नहीं होगी। इसलिए हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स डालने चाहिए ताकि जल्दी से इवेपोरेशन हो सके और हमारे शरीर को इससे ठंडक महसूस होती है। आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने घर से करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड फ्यूजन। मैंने आपको सब्लिमेशन बताया था कि जब सॉलिड जो है डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन की। लेकिन जब सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। नेक्स्ट, डिफाइन इवेपोरेशन, आल्सो राइट इट्स फैक्टर। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट जो फिजिकल टेम्परेचर है वाटर का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस।